हेलो दोस्तों, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने पहली वर्चुअल बैठक किस देश के साथ की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो भारत सरकार ने दोस्तों पहली वर्चुअल बैठक यानी आभासी यानी कि ऑनलाइन बैठक किसके साथ करी? ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने बहुत सारी ऑनलाइन बैठकें करी है, जैसे कि G20 की बैठक उसने ऑनलाइन करी थी, उसने SCO की मीटिंग भी ऑनलाइन करी और उसने न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी मीटिंग ऑनलाइन आयोजित करी। लेकिन किसी देश के साथ उसकी जो पहली बैठक हुई है वो किस देश के साथ हुई है? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने साथ बैठकर क्या किया है? आपस में चर्चा की है ऑनलाइन, है ना दोस्तों। अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है केनबरा और यहाँ की मुद्रा जो दोस्तों चलती है वो क्या है? डॉलर। और दोस्तों, यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया अभी अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि उसने प्रस्ताव लाया है चीन के खिलाफ, भारत भी उसमें शामिल है, कि चीन की जांच होनी चाहिए। और इसी के रिटेलिएशन में चीन ने क्या किया है? उसके द्वारा आयातित जॉब पर 80% का क्या लगा दिया है? टैक्स बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें कुछ प्रश्नों की, तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सबसे प्रमुख क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ नामक क्या दोस्तों एक पर्वत पाया जाता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर दोस्तों जो पाया जाता है उसे एक पर्वत नाम है इसका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ दोनों पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पर स्थित ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा क्षेत्र है वो मरुस्थल है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल। दोस्तों, बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो कैबिनेट ने किस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की मंजूरी दी है? तो हमारी कैबिनेट ने कहा है कि कोलकाता बंदरगाह का नाम अब क्या होगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। दोस्तों, अन्य की बात करें अगर, तो चिनैनी नासिरी सुरंग का भी नाम किसके नाम पर कर दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया था। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह का नाम किसके नाम पर कर दिया गया? विनायक दामोदर सावरकर यानी कि जिसे हम कहते हैं वीर सावरकर के नाम पर कर दिया गया। कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। और कुछ अन्य की बात करें जो दोस्तों अभी अभी चर्चा में थे, जो पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, तो जम्मू कश्मीर के सिटी चौक का नाम दोस्तों बदलकर क्या कर दिया गया है? भारत माता चौक। और जम्मू कश्मीर के ही सर्कुलर चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है दोस्तों? तो अटल जी चौक के नाम पर कर दिया गया है। और हमने ही कुछ पिछले ही 2 दिन पहले हमने एक करंट आपको बताया था, यलहंका नामक ब्रिज जो कि बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, उसका नाम भी किसके नाम पर कर दिया गया है? विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के नाम पर कर दिया गया है। दोस्तों, चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है, G7 समिट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों, ये जुलाई में होने वाला था और इसे करवाने वाला था कौन? अमेरिका। तो अमेरिका ने इसे कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। और ज़्यादा भी चांस होगा कि यह भी क्या होगा? वर्चुअल मीटिंग होगी। अब इसे स्थगित करने का कारण है कि वहाँ पर अमेरिका में हिंसा है और अमेरिका को चाहता है कि इसमें कुछ और देश शामिल हो, इसका जो स्वरूप हो वो G10 तक जाए या G11 तक भी जाए। तो अमेरिका ने कहा है कि इसमें दक्षिण कोरिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे भी देश क्या किए जाएंगे? शामिल किए जाएंगे। अब दोस्तों बात करें G7 की, तो G7 कहा जाता है कि दुनिया के कुछ विकसित क्या है? अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो कब बनाया गया था? 1975 में, जिसके सदस्य कुल इस समय कितने हैं? 7, जिसमें है अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तथा कनाडा। ये 7 हैं। लेकिन दोस्तों, ये G7 कभी G8 हुआ करता था कि इसमें 1997 में कौन जोड़ा गया था? रसिया जोड़ा गया था। लेकिन रसिया ने 2014 में क्या कर लिया?
यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 2014 में इसे क्या कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं, इसका कोई मुख्यालय नहीं, हर साल इसकी बैठकें आयोजित की जाती है। तो इस बार बैठकें कहाँ आयोजित की जाएंगी, अमेरिका में, जिसे कहाँ तक के लिए टाल दिया गया है, सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। बड़ी सारी योजनाएं टाल दी गई हैं दोस्तों, उससे कोई खास मतलब नहीं है, आप इसे ध्यान दें। आगे देखते हैं दोस्तों, विमल जुल्का समिति का संबंध किससे है। तो विमल जुल्का समिति का संबंध दोस्तों किससे है, सिनेमा से है। तो दोस्तों आप विमल जुल्का को विमल जालान से कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। विमल जालान जो समिति है वो आरबीआई के पास जो मौजूद कैपिटल रिजर्व है उसकी समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन देश में सिनेमा जगत की जांच के लिए या सिनेमा जगत के संवर्धन के लिए जो समिति बनाई गई है उसे कहते हैं विमल जुल्का। विमल जालान समिति जो है वो आरबीआई की कैपिटल रिजर्व से संबंधित है, जबकि विमल जुल्का जो समिति है वो भारतीय सिनेमा से संबंधित है। तो इसमें भारतीय सिनेमा के लिए इसने बहुत सारी एडवाइजरी जारी की। इसने कहा है कि भारतीय सेनाओं को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि कैसे कैसे इन्हें काम करना है। और इसने कहा है कि फिल्म निर्माताओं के लिए, यानी कि जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता है जिनके पास कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस नहीं है, उन्हें सरकार क्या करे, पैसे दे, जिससे कि वो आसानी से फिल्म बना सके। और दोस्तों यहाँ पर कुछ समितियों की बात कर लें जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रही। तो विमल जालान समिति की ही बात कर लेते हैं। विमल जालान समिति क्या है, आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए बनाई गई है। कि कस्तूरी रंगन समिति की बात करें तो दोस्तों जो 2017 की शिक्षा नीति है उसका मसौदा किसने तैयार किया है, कि कस्तूरी रंजन समिति ने। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2017 की शिक्षा नीति का मसौदा किसने तैयार किया है, तो के कस्तूरी रंजन। और दोस्तों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को अलग करने के लिए, उसके संपत्ति का बंटवारा करने के लिए जो समिति बनाई गई थी दोस्तों, उस समिति का नाम क्या था दोस्तों, संजय मित्रा समिति। तो संजय मित्रा समिति का संबंध जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के संपत्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और हमने अभी अभी 2 तारीख को ही तेलंगाना दिवस मनाया था। तो तेलंगाना के संबंध में जो उसे अलग राज्य बनाने की पेशकश करी थी या सिफारिश करी थी वो श्री कृष्ण समिति ने करी थी दोस्तों। तो ये सब कुछ प्रमुख समितियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार फिर सुन लें, विमल जालान समिति आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए, के कस्तूरी रंगन समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया, संजय मित्रा समिति जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बीच संपत्तियों का बंटवारा, श्री कृष्ण संपत्ति उसने क्या कहा था, तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया जाए। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो चांगपा समुदाय भारत में कहाँ निवास करता है। तो चांगपा समुदाय दोस्तों कहाँ पर निवास करता है, भारत में लद्दाख में निवास करता है। अब दोस्तों ये चर्चा में क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पश्मीना बकरियां पालते हैं, पश्मीना की साल आपको पसंद है, बहुत बेहतरीन किस्म का ऊन होता है। तो ये जो बकरियां पालते हैं वो कौन पालते हैं, चांगपा नामक समुदाय के लोग। तो यहाँ पर पश्मीना बकरियों की मृत्यु हो रही क्योंकि लगभग जो इनका चरागाह था 2 एकड़ का, उस पर किसने कब्जा कर लिया है, उस पर चीन घुस गया है। तो चीन के साथ जो फेस ऑफ हो रहा है हमारी सेना का, वो इसलिए हो रहा है कि चीन हमारी टेरिटरी में घुस गया है, जिससे कि हमारे इन बकरियों का चारागाह भी चला गया है और इन्हें खाने को चारा नहीं मिल रहा है, इसलिए इनकी मृत्यु हो रही है। तो चांगपा समुदाय की बात करें तो दोस्तों चांगपा समुदाय खानाबदोश जनजाति है जो चांगखट नामक भाषा बोलती है, और यह क्या है, तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाली धर्म है। तो जनजाति है। दोस्तों हम बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है। तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, हमारे HL दत्तू साहब, जो कि हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अब दोस्तों हम अचानक मानवाधिकार की बात क्यों करने लगे, मानवाधिकार आयोग की बात इसलिए हम करने लगे क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कहा गया कि अब इसका जो अध्यक्ष है और सदस्य जो है वो क्या हो सकता है, केवल उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश ही हो सकता है। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा, यानी रिटायर्ड ही होना चाहिए और क्या। और यहाँ पर जो सदस्य होगा वो क्या होगा, मुख्य जो मानवाधिकार के जानकार लोग होंगे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी इसके सदस्य हो सकते हैं। इसके सदस्य की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 6। अब इसमें एक और नई बात जोड़ दी गई है कि इन 6 में से एक महिला का होना आवश्यक है। और मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 12 अक्टूबर
93 किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे प्रमुख बात आपको याद कर लेना है कि उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं वो भी क्या हो सकते हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने ऑप्शन की, तो टी.एस. ठाकुर हमारे क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। दीपक मिश्रा की बात करें तो ये भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। गोविंद माथुर की बात करें तो ये भी क्या रह चुके हैं, भारत के उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने क्या किया, 3 प्रमुख स्कीम यानी कि योजनाएं लॉन्च करी हैं और जिसके लिए सरकार ने कितने रुपए मंजूर कर दिए हैं, कुल 48,000 करोड़। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। तो पहली योजना है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। इसमें क्या किया जाएगा कि सरकार मोबाइल फोन तथा प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण को क्या करेगी, प्रोत्साहन देगी। यानी इसे जो भी कंपनियां बनाएंगी उसे किसी न किसी प्रकार से सरकार क्या करेगी, सहायता करेगी और सरकार करेगी कि तुरंत इसमें 4 से 6% की वृद्धि की आवश्यकता है। और दोस्तों बात करते हैं दूसरे करंट अफेयर्स को, तो इलेक्ट्रॉनिक तथा अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देना यानी प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो दोस्तों इसके लिए सरकार कितना प्रोत्साहन देने की बात कर रही है, तो सरकार ने कहा हम 25% का प्रोत्साहन देंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं एक प्रकार की ऐसी आईसी लगी होती है आपके मोबाइल फोन में, तो इसे क्या कहते हैं, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। और दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की बात करें दोस्तों तो ये क्या है कि विश्व स्तर के इलेक्ट्रॉनिक कारखानों का निर्माण तथा उनमें सहायता प्रदान करना। यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ जो कारखाने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, यानी वो विश्व स्तर के मानक के होने चाहिए, यानी काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी मजबूत और काफ़ी प्रोडक्टिव होने चाहिए। सरकार ऐसा चाहती है जिससे कि अधिक से अधिक हम क्या करें, उत्पादन कर सकें। और दोस्तों ये बहुत कुछ सारे आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री की बात करें तो हमारे कौन है, रविशंकर प्रसाद साहब हैं। तो दोस्तों इन तीनों योजनाओं को आपको याद रखना है। पहली जो योजना है उस योजना का नाम है उत्पादन लिंक्ड परियोजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। दूसरी परियोजना का नाम है इलेक्ट्रॉनिक तथा अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा यानी प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। दोस्तों अगले योजना की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बढ़ावा देना है, विश्व स्तर की क्या किया जाना है, विश्व स्तर के कारखानों का निर्माण किया जाना है। तो दोस्तों ये कुछ आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसे आप ध्यान से देख लें। अगला करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों तो किस विश्वविद्यालय ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए फंगल पाउडर बनाया है। तो फंगल पाउडर एक परजीवी पाउडर उसने बनाया है दोस्तों, वो कौन बनाया है, बोडोलैंड विश्वविद्यालय। बोडोलैंड असम में है, तो आपको पता है कि असम विश्वविद्यालय ने इसे बनाया है। और ये दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार से सुपर मशरूम। सुपर मशरूम का मतलब दोस्तों क्या है कि ये जंगलों में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसे उगाया नहीं जाता, ये अपने आप उगता है और इसका वैज्ञानिक नाम है कार्डिसेप्स मलेटरिस। इसको क्या किया गया है दोस्तों, एक पाउडर में परिवर्तित करके बनाया गया है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध है। क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस समय में पूरा खेल इम्यून सिस्टम का है, तो इम्यून सिस्टम अगर आपका मजबूत है तो कोरोना से आपको कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों हमारे ये लोग, हमारे सरकार, हमारे कुछ वैज्ञानिक संस्थाएं लगातार इसकी बात कर रही हैं कि आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, कोरोना कवच ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश की सरकार जीवन अमृत योजना चलाकर त्रिकुट चूर्ण खिला रही है सबको। और हमारे वैज्ञानिक संस्थान कह रहे हैं कि कंगर घाटी चाय को भी पीना चाहिए, इससे क्या बढ़ता है, इम्यून बढ़ता है। और अश्वगंधा का रस भी पीना चाहिए जिससे कि हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो दोस्तों फंगल पाउडर और सुपर मशरूम कार्डिसेप्स मेटेरिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों तो भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के कोरोना वायरस पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस के प्रकार, जब कोरोना वायरस आया था तो वो इस समय 7 प्रकार का था, लेकिन अब इसकी जो प्रकार हो चुके हैं कुल कितने हो गए हैं, 11। तो भारत में जो पाया जा रहा है सबसे अधिक वो कौन पाया जा रहा है, A2A
कोरोना वायरस भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है। और दूसरा सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है दोस्तों, उसका नाम क्या है? A3i। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि भारत में A2A तथा A3i जो कोरोना वायरस है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया गया है। जबकि पूरे विश्व में कितने प्रकार के कोरोना अब तक देखे जा चुके हैं? तो 11 प्रकार के कोरोना देखे जा चुके हैं। देखिए कोरोना और कोविड-19 को दोस्तों हम इसी के साथ थोड़ा सा समझा दें आपको कि कोरोना जो है दोस्तों वो क्या है? एक प्रकार का वायरस है। लेकिन कोविड-19 जो है दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है? रोग है, डिजीज है। तो कोरोना वायरस से जो डिजीज होती है उसको नाम दिया गया है कोविड-19। कोविड-19 कोई भी महामारी एक प्रकार की डिजीज है, एक प्रकार का क्या है? रोग है। और कोरोना क्या है? एक प्रकार का वायरस है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कोविड-19 क्या है, तो आप डायरेक्ट वायरस लगा देंगे, लेकिन नहीं, वो क्या है? एक रोग है जो कोरोना वायरस से होता है। अगले करंट अफेयर्स की बात करें दोस्तों, तो विदेशी प्रवासियों को रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सा पहल चलाया है या शुरू किया है? तो उस पहल का नाम है दोस्तों स्वदेश। तो सरकार ने स्वदेश पहल चलाया है, जिससे जो विदेशी प्रवासी आ रहे, क्योंकि वेल ट्रेंड लोग होते हैं जो विदेशों में जाते हैं भारत से, तो उन सभी के स्किल्स को पहचानना और उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? स्वदेश योजना चलाई है। दोस्तों बात करते हैं समुद्र सेतु की। जो समुद्र सेतु योजना सरकार ने अपने प्रवासी लोगों को कहाँ से लाने के लिए किया था? विदेशों से लाने के लिए किया था, जिसमें जलाश्व और मगर नामक 2 आईएनएस के शिप हमारे गए थे, जो लेकर आ रहे हैं, अभी भी लेकर आ रहे हैं। वंदे भारत मिशन की बात करें तो एक हवाई मिशन था जो हमारी वायुसेना ने शुरू किया था, जो प्रवासियों को लाने के लिए किया गया था। स्वरोजगार को थोड़ा सा अगर हम जोड़ दें, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो दोस्तों ये किसने शुरू करी है? ये हमारे उत्तराखंड की सरकार ने शुरू करी है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में हम क्लियर हो चुके हैं। अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स नहीं, ये हमारा एक अलग सेक्शन है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक्स, जो हम आखिरी में निश्चित ही चर्चा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में बंदरगाह बहुत सारे हैं, और उन बंदरगाहों में कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जिनकी संख्या कुल कितनी बताई जाती है दोस्तों? तो इनकी संख्या कुल बताई जाती है 14। आपको कहीं कहीं पर 13 भी मिलेगा, लेकिन नहीं, इसकी मुख्य जो संख्या है वो कितनी है? 14 है। क्योंकि हमारे पास 13 बंदरगाह तो थे, लेकिन वधावन नामक एक नया बंदरगाह बन गया है, इसलिए इसकी संख्या हो गई 14। तो दोस्तों कुछ पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि बंदरगाह कौन कौन कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो आप ध्यान से इस मैप को कंसीडर करिएगा, कोस्टल मैप है ये भारत का। तो यहाँ पर दोस्तों एक है, उसे कहते हैं कांडला, जो गुजरात में है। एक अलग बंदरगाह है मुंबई, जो महाराष्ट्र में है। एक नाहवा सेवा है जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, वो भी मुंबई में है। और एक नया भी बन रहा है मुंबई में, इसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है वधावन। और जब हम गुजरात गोवा की ओर जाते हैं तो गोवा में दोस्तों एक नया बंदरगाह हमें देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं मर्मुगाओ बंदरगाह। और उसके नीचे अगर हम जाएँ तो यहाँ पर मिलता है हमें न्यू मंगलोर, और उसके नीचे केरल पे पहुंच जाए तो हमें मिलता है कोच्चि, और यहाँ पर तमिलनाडु में पहुंच जाए तो हमें मिलता है तितुकुरिन, जिसे BR चिदम्बरम भी कहा जाता है। और ऊपर थोड़े से चले तो हमें मिलता है चेन्नई, और चेन्नई के ऊपर से थोड़ा सा चले तो तमिलनाडु के अंदर ही हमें एक और बंदरगाह मिलता है जिसका नाम है एन्नौर। और उसके ऊपर थोड़े से अगर हम चले दोस्तों तो यहाँ पर मिलता है हमें विशाखापत्तनम, और इसके ऊपर थोड़ा सा चले दोस्तों तो हमें मिलता है उड़ीसा में। विशाखापत्तनम दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, जानते रहे। और उड़ीसा में दोस्तों अगर हम पहुँच जाते हैं तो हमें मिलता है पारादीप। और हम अगर पहुंच जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में तो हमें कोलकाता यानी कि हल्दिया बंदरगाह देखने को मिलता है। तो हो गए दोस्तों 12 और 13। और एक बंदरगाह जो होता है वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो कि क्या है? भारत का 14वां बंदरगाह है। तो दोस्तों बंदरगाहों के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरे कवर तो नहीं कर दिए जाएंगे यहाँ पर, लेकिन प्रमुख जो अक्सर पूछे जाते हैं वो जरूर कवर किए जाएंगे। तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है दोस्तों? तो मुंबई है, ये वाला। दोस्तों ये वाला जो बंदरगाह है वो क्या है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है दोस्तों तो ये वाला है, यानी कि विशाखापत्तनम भारत का सबसे क्या है? गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह जो है दोस्तों तो वो मुंबई के नीचे ही स्थित जो नावा सेवा बंदरगाह है, वो भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है, जो एक प्रकार से कृत्रिम बंदरगाह है, जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं
आधुनिक। तो दोस्तों लौह अयस्क का निर्यात भारत में मुख्य रूप से कहाँ से किया जाता है, तो वो कहाँ से किया जाता है दोस्तों, इस वाले से। इस वाले का मतलब न्यू मंगलोर कर्नाटक से किया जाता है, क्योंकि कुद्रेमुख की पहाड़ियों से लोहा निकाला जाता है और सीधे कहाँ पर, जापान को और अन्य देशों को बेच दिया जाता है। तो लौह अयस्क का निर्यात कहाँ से किया जाता है, न्यू मंगलोर से। चाय तथा काफी तथा मसालों का निर्यात कहाँ से किया जाता है दोस्तों, तो वो कहाँ से किया जाता है, केरल के कोच्चि से। और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो कौन है, ये वाला बंदरगाह जिसे हम कहते हैं चेन्नई बंदरगाह, तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो सबसे नया यानी कि 14वां बंदरगाह जो बन रहा है वो कौन बन रहा है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित वधावन बंदरगाह। और भारत का पहला प्राइवेट स्तर का जो प्राइवेट क्षेत्र का जो बंदरगाह है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी जिसे एन्नौर पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं, वो कौन है, एन्नौर बंदरगाह। तो दोस्तों हमारा ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा ये करंट अफेयर्स का शो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर से शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं तक, मिलते हैं 6 मई के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।